हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। पिछला वीडियो जो कि जीएसटी पर था यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें मैंने कहीं पर एज ए पासिंग रेफरेंस ये कहा था कि इंडिया के सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस पर इजी क्लासेस का लेक्चर है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप टैक्सेस की बात करते हैं इंडिया में तो आपको टैक्सेस के अरेंजमेंट्स मालूम होने चाहिए, किस टैक्स पर किसका ज्यूरिसडिक्शन है और किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस तरह उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैंने चेक किया तो इजी क्लासेस का लेक्चर सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस के ऊपर नहीं है, तो जीएसटी के ऊपर फर्दर बनाने के लिए लेक्चर, जैसा कि मैंने कहा था, इसके ऊपर फर्दर भी बनाएंगे। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, तो मैंने सोचा कि पहले सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस पे बना दें एक लेक्चर, ताकि आप लोग जो जीएसटी पढ़ रहे हैं और जिनको क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर कि सिस्टम क्या है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है टैक्स सिस्टम को समझने के लिए। तो इसलिए आज का वीडियो है सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस इन इंडिया या फेडरल फाइनेंस इन इंडिया, और इसमें भी मैं एक एस्पेक्ट पे बना रहा हूं, दैट इज फाइनेंस कमीशन। उसके फाइनेंस कमीशन का रोल जो है उसके ऊपर, और उसी में वो टैक्सेस कवर हो जाएंगे। और जो दूसरा एक सिस्टम था फेडरल ट्रांसफर्स का, वो था प्लानिंग कमीशन के थ्रू, लेकिन अब चूंकि प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल कर दिया गया है तो अब वो चीज उतनी रेलेवेंट नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर मौका मिला तो उसके ऊपर भी कुछ बात हो सकती है। ओके, तो फाइनेंस कमीशन को जानने के लिए कि फाइनेंस कमीशन क्यों है और क्या काम करता है, यह जरूरी है कि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर समझा जाए ठीक से। उससे पहले एक चीज और समझिए, इंडिया फेडरल कंट्री है, जानते हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं बहुत सारी, और ये स्टेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बढ़ती गई हैं। आजादी के टाइम पे कितनी थी, उसके बाद बढ़ी और उसके बाद बढ़ी, और बहुत सारी नई स्टेट्स आ गई। उनकी मैं तफसील नहीं बता रहा आपको कि कब कौन सी स्टेट्स बढ़ गई। स्टेट्स कार्व हुई एक दूसरे से, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, और रिसेंटली तो रिवर्स काम यह हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट हुड ही कम कर दिया। तो हर तरह का काम हुआ है, तो ये चीजें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन उससे हमारे फेडरल फाइनेंस के सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और 92 के बाद से लोकल गवर्नमेंट भी है, जिसमें आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज सिस्टम, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसमें नगर पंचायत और जिला पंचायत, और हो सकता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको कुछ और भी कहते हो डिफरेंट स्टेट्स में। 92 से पहले भी ये इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत नहीं होती थी या न्याय पंचायत नहीं होती थी, प्रधान जब भी होते थे, सरपंच जब भी होते थे, ब्लॉक प्रमुख जब भी होते थे, जिला परिषद भी था, लेकिन उनका स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। अब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है, जिसका मैंडेटरी है कि इलेक्शन हो और उसके बाकायदा रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज चाहे डिवोल्यूशन से हैं या जो, उनके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो एट द मोमेंट 3 लेयर्स हैं गवर्नमेंट की, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल में अर्बन और रूरल दोनों आते हैं। अच्छा, ये कब क्रिएट हुआ? ये 92 में हुआ था थ्रू 63rd अमेंडमेंट, सॉरी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ओके, मैं बल्कि लिखी दूं, यूनियन गवर्नमेंट ये एक लेयर है, दूसरी लेयर है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 हैं, रूरल विच इज पंचायती राज सिस्टम, इसकी अपनी लेयर्स हैं कि लोकल ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक लेवल पे के पंचायत होती है, फिर जिला के लेवल पे जिला पंचायत होती है, रूरल ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, और ये अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल बॉडीज में लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इट्स ए गवर्नमेंट लोकल बॉडीज। इसमें आपके म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सारी चीजें, इसमें छोटी जो म्यूनिसिपैलिटी हैं उनका कुछ स्टेटस होता है, बड़ी होती हैं, इलेक्शन का तरीका भी बहुत से उसमें डिफरेंट होता है, लेकिन उनमें मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा हूं। और ये हुआ था, ये 1992 में हुआ था थ्रू 73rd एंड 74th
अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ ये सारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत है, ऐसा नहीं है कि कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम इसमें है। तो इतनी गवर्नमेंट्स हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि जब गवर्नमेंट्स होंगी तो हर एक का एक ज्यूरिसडिक्शन होगा कि किस गवर्नमेंट का काम क्या है, उनकी पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, कौन सी पब्लिक गुड जो है और पब्लिक सर्विस किस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक पूरी स्कीम है कि कुछ आइटम्स जो हैं वो सेंटर को दिए गए कि सेंटर की जिम्मेदारी है, कुछ आइटम स्टेट्स की जिम्मेदारी है और कुछ आइटम इस अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बहुत थोड़े से हैं लेकिन हैं, सिविक एमिनिटीज खासतौर से उसमें शामिल है। अच्छा, ज्यादा चीजें जो हैं पब्लिक सर्विस की एक बड़ी लिस्ट है, ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस लेयर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है। और उसकी वजह यह है कि जो लेयर ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक के ज्यादा करीब होगी उसको ज्यादा पता होगा कि पब्लिक की प्रायोरिटीज क्या है। अब आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट तो और ज्यादा करीब है, तो लोकल गवर्नमेंट उसी चीजों पे कन्फाइन करती है जो कि उस गांव से या शहर की एक लोकल जरूरत है। वरल स्टेट लेवल के ऊपर जो सर्विसेज हैं जिसमें रोड्स है, पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें स्टेट की जिम्मेदारी हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज यह है कि अच्छा सेंटर के पास क्या है, बड़े आइटम में डिफेंस है, करेंसी है, फॉरेन रिलेशंस हैं, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें स्टेट सेंटर के पास हैं। लेकिन वो चीजें जिस पे बहुत पैसा खर्च होता है वो स्टेट के पास है। अच्छा, अब बगैर पैसे के जिम्मेदारियां और पावर का क्या मतलब है? ये तो फिर वही बंगाल की डुअल गवर्नमेंट हो गई कि जब दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए अंडर प्रेशर और बाय फोर्स ले लिए, एक तरह से ऐसे कहिए। शाह आलम सेकंड वाज फोर्स्ड टू साइन दिस फरमान जिसके तहत दीवानी राइट यानी राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू वो ईस्ट इंडिया कंपनी के था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और सारे जिम्मेदारियां जो थी वो नवाब ऑफ बंगाल के पास थी। तो उससे तो काम चलता नहीं है। तो अगर आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं तो फाइनेंस भी होना चाहिए। अब फाइनेंस का तरीका क्या हो? फाइनेंस गवर्नमेंट का आता कहां से? गवर्नमेंट का फाइनेंस आता है लार्जली टैक्सेस से। उन कंट्रीज को छोड़ दीजिए जिनमें एक सऊदी अरेबिया भी है, जहां मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं। यहां तो मेजॉरिटी और मेजर पोर्शन और खासा मेजर पोर्शन मोर देन 80% जो है वो मिनरल वेल्थ से आता है। टैक्सेस बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल है, इसमें यूके और यूएसए भी हैं, मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू जो है इट कम्स थ्रू टैक्सेस। अब जब टैक्सेस के थ्रू आता है तो अब सवाल यह है कि कौन सी स्टेट जो है वो कौन सा टैक्स हो। दूसरी बात यह है कि अगर सारी चीजें इसके ऊपर ही छोड़ दी जाएं तो वो स्टेट्स जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट्स हैं या बेटर डेवलप्ड स्टेट्स हैं तो वो उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगी, वो ज्यादा पब्लिक सर्विस क्रिएट कर सकेंगे और ये जो गैप है डेवलपमेंट का ये परपेचुएट करता चला जाएगा। तो ये भी कोई बहुत मुनासिब चीज नहीं है। देयर हैज टू बी ए बैलेंस्ड डेवलपमेंट ताकि हर स्टेट जो है और एक हर सिटीजन को जो चाहे वो किसी भी स्टेट्स में रहता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पब्लिक सर्विस सबको मिले एक क्वालिटी की। हालांकि पूरी तरह इक्वालिटी नहीं हो पाती है लेकिन फिर भी एफर्ट्स तो करना ही होगी। अगर छोड़ देंगे तो जाहिर है वो नहीं हो पाएगी। जो बेटर ऑफ स्टेट्स हैं वो बेटर ऑफ होती चली जाएंगी और जो अगर उस चीज को छोड़ दिया जाए कि उनकी स्टेट्स में वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, अच्छा फिर सेंटर के पास कौन सा होगा? सेंटर के पास तो कोई टेरिटरी है नहीं, सारी टेरिटरी तो किसी ना किसी स्टेट की है। ओके, अच्छा एक चीज आप और हमेशा दिमाग में रखिए, जब भी पब्लिक फाइनेंस आप पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो कभी भी पॉलिटिक्स से या पॉलिटी से डिवोर्स नहीं है, उससे अलग नहीं है। पब्लिक फाइनेंस के डिसीजंस भी जो हैं और उसके प्रोविजन भी, अगर कोई गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं या लेजिस्लेटिव प्रोविजन है तो उसमें भी पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद या उसकी स्पिरिट यह है कि सेंटर पावरफुल होना चाहिए, सेंटर पावरफुल होना चाहिए और स्टेट के पास भी सफिशिएंट रेवेन्यू हो कि पब्लिक सर्विस दे सकें। पावरफुल सेंटर की वजह यह भी थी कि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है
कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, नॉर्थ इंडिया वाला अगर आप तमिलनाडु के किसी छोटे शहर में चले जाएं तो आपको कम्युनिकेट करना मुश्किल पड़ जाएगा। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, खाना अलग, हर चीज अलग। तो अच्छा, फिर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी बहुत सारी स्टेट्स में, मैं उनकी पॉलिटिकल तफसील में नहीं जा रहा। तो आपको अच्छा, कंट्री का बंटवारा ऑलरेडी हुआ था, ताजा ताजा, उसके जख्म बिल्कुल ताजा थे। तो कंट्री कुड नॉट हैव अफोर्डेड अनदर पार्टीशन या अनदर सेसेशन। तो इसके लिए सेंटर पावरफुल, अब सेंटर पावरफुल हो तो इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू के ज्यादा सोर्सेज भी सेंटर के पास होंगे, लेकिन स्टेट को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसको भी आपको देखना है। तो इस बैकग्राउंड में आप सिस्टम ऑफ फेडरल फाइनेंस को समझिए। तो ये तो कोई बैकग्राउंड हो सकता है, आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड में इतना टाइम ले लिया तो आगे क्या चलेंगे। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज का प्रोविजन है कि कौन सा फंक्शन या कौन सी सर्विस पे किसकी जिम्मेदारी है या किसका ज्यूरिसडिक्शन है, वो क्लियरली प्रोवाइडेड है। अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, अच्छा जिसको प्रोवाइड करना है वही वहां पर लेजिस्लेटिव पावर भी उसी के पास है। तो आप देखेंगे कि स्टेट की, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, यानी मैं उसकी बात कर रहा हूं लेजिस्लेटिव प्रोविजन की और चीजों को प्रोवाइड करने की। वो आइटम जहां पर सेंटर को पूरा इख्तियार है कि सेंटर की जिम्मेदारी और सेंटर लेजिस्लेट करेगा उन आइटम्स के ऊपर। एक वो है कि जहां स्टेट्स की जिम्मेदारी है बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करने की और स्टेट्स लेजिस्लेट करेंगे। और अब इसमें तो खासी रिजिडिटी हो जाएगी, कभी इस तरह की चीजें आ सकती हैं कि इशू सेंटर का, स्टेट का हो और कई स्टेट्स इन्वॉल्व हो, तो अब जाहिर है कौन कोऑर्डिनेट करेगा। या कभी कंफ्यूजन इस तरह के हो सकते हैं, कभी सेंटर को जरूरत पड़े या कभी स्टेट को जरूरत पड़े कि भाई इसमें हमें लेजिस्लेट करना चाहिए, भले ही ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उसकी जरूरत ना हो। तो उसके लिए कंकरेंट लिस्ट थी। कंकरेंट लिस्ट वो थी कि जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों का ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब प्रोवाइड करने का ज्यूरिसडिक्शन तो भले ही स्टेट का हो, लेकिन उस पर लेजिस्लेट करने का इख्तियार जो है वो सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है, यानी उसके ऊपर कानून दोनों लोग बना सकते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट है सेंटर के बनाए हुए कानून में और स्टेट के बनाए हुए कानून में, तो उसमें सेंटर का कानून जो है वो प्रिवेल करेगा, इसको भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ पावर्स हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में। फाइनेंशियल पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने कहा फाइनेंस के बगैर तो मसला कोई हल होना नहीं है। इसी तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के तहत डिवाइड किया गया, यानी वो चीजें फिर आपका राइट बन जाती हैं। जो स्टेट का रेवेन्यू है स्टेट का राइट बनेगा। ओके, शुरू जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो रफली 5 कैटेगरी में आप टैक्सेस को बांट सकते हैं, और ये बढ़ते हैं टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स कि कौन लेवी करेगा, कौन उसको कलेक्ट करेगा और कौन उसकी प्रोसीड को अप्रोप्रिएट करेगा। यानी कलेक्शन, लेवी, कलेक्शन और अप्रोप्रिएशन। यानी तो ब्रॉडली 3 टैक्स, 3 कैटेगरी हैं, लेकिन टोटल 5 हैं। मैं 3 कैटेगरी को पहले लिख रहा हूं। एक वो है जहां पर ये काम सेंटर करेगा, ये तीनों काम, ऑल 3। दूसरा है जिसको कहते हैं डिविजिबल पूल। इसमें सेंटर विल लेवी एंड कलेक्ट, बट नेट प्रोसीड, यानी जो टैक्स से पैसा आया माइनस टैक्स कलेक्शन कॉस्ट, नेट प्रोसीड विल बी शेयर्ड विद स्टेट्स। यानी इस पूल से जो पैसा आएगा उसमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन निकालने के बाद ये आइटम जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होगा। इसमें मेजर टैक्सेस कौन से, इसमें जैसे कारपोरेट टैक्स है ऊपर वाले में, कारपोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स,
स्टेट ड्यूटी, मैं इसकी तफसील करना नहीं चाहता, लेकिन मोटे मोटे चीजें बता दूं कि कौन कौन से टैक्स हैं। इसमें दो मेजर टैक्स थे जिससे बहुत रेवेन्यू आता है। एक है पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, और कारपोरेट टैक्स इसमें नहीं आता है, कारपोरेट टैक्स इसमें नहीं आएगा, यानी पर्सनल इनकम टैक्स। और दूसरा है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, यानी जो गुड्स की प्रोडक्शन पर टैक्स लगता है। वो और भी हैं, लेकिन मेजर दो आइटम हैं, यानी ये सेंटर कलेक्ट लेवी करेगा। लेवी करने का मतलब क्या है, उसका रेट क्या होगा, उसका मैकेनिज्म कलेक्शन का क्या होगा, ये सब एग्जेम्पशंस क्या होंगे, सारी चीजें सेंटर तय करेगा। लेकिन उसका जो कलेक्शन आएगा उसमें से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को निकालकर ये सेंटर और स्टेट में बैठ जाएगा। और तीसरी लिस्ट जो है वो स्टेट्स की है, जहां पर ऑल थ्री जो ऊपर मेंशन किए हैं, ये लेवी कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन, ऑल थ्री विद स्टेट्स। ओके, इसमें मेजर आइटम जो था वो था टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ द गुड्स। ओके, ये स्टेट का बहुत मेजर टैक्स है। इसके अलावा स्टाम्प रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स हैं, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज जो कि उस स्टेट एक्साइज ड्यूटी, नॉट एडिशनल, स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो कि अल्कोहल पे लगती है, जो कि टोबैको पर लगती थी, वो सारी चीजें टेक्सटाइल पे ये स्टेट को दिया गया था। तो मेजर आइटम उसमें सेल्स टैक्स है, लेकिन इसमें पूरी पावर स्टेट्स की, इसमें सेंटर जो है वो उसमें कोई दखल नहीं करेगा, अपनी अपनी स्टेट में अपना अपना कलेक्ट कर। इसके अलावा चौथी और पांचवी कैटेगरीज जो हैं वो थी, एक कैटेगरी तो वो है कि जहां सेंटर लेवी करेगा और सेंटर ही कलेक्ट करेगा और सारी चीजें स्टेट्स में बढ़ जाएंगी, यानी सेंटर लेवी एंड कलेक्ट एंड एंटायर प्रोसीड, यानी उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है, एंटायर प्रोसीड टू बी ट्रांसफर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst स्टेट्स। और पांचवा ये था कि जहां पर सेंटर लेवी तो करेगा लेकिन उसका कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन जो है वो अपनी अपनी स्टेट अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में करेंगी, यानी सेंटर वुड लेवी, यहां भी वुड तो लगाए दें, वुड लगा दो, विल लगा दो, कौन सा वुड लेवी, इट्स नॉट इंग्लिश क्लास, वुड लेवी बट स्टेट्स विल कलेक्ट एंड appropriate in their respective jurisdiction। ओके, यानी यूपी वाला यूपी में करेगा, बिहार वाला बिहार में करेगा, तमिलनाडु वाला तमिलनाडु स्टेट तमिलनाडु। तो ये, लेकिन ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों था कि सेंटर को जब रखना ही नहीं है तो सेंटर क्यों कर रहा है। बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं ऑल इंडिया लेवल पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए जरूरी होती हैं। बहुत मेजर टैक्स नहीं भी थे इसमें, तो इनको हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। और वैसे भी दिस इज द थिंग्स ऑफ पास्ट, तो अब इनकी कोई अहमियत भी नहीं है, खाली हिस्टोरिकल वो है, सिर्फ ये करने के लिए कि जस्टिफिकेशन फाइनेंस कमीशन का क्या। लेट्स कम टू फाइनेंस कमीशन। अब इस स्कीम में आपने देखा कि वो टैक्सेस जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जो ज्यादा रेवेन्यू इलास्टिक हैं, यानी ज्यादा वो सेंटर के पास हैं और जिम्मेदारियां जो हैं वो ज्यादा स्टेट्स के पास हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं। और स्टेट्स जो हैं अनइक्वल भी हैं, सारी स्टेट एक जैसी नहीं है, कहीं ज्यादा पुअर पॉपुलेशन है, कहीं ज्यादा पॉपुलेशन है, कोई साइज में बड़ी है, तो सब स्टेट पे भी नहीं छोड़ सकते थे कि उनको आधा बांट लो। तो इस बात की जरूरत पड़े, एक तो सेंटर का कंट्रोल और फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम। और
ये मैनेजमेंट के जो डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं वो डिसएडवांटेज परपीचुएटी में ना रहें, तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये मैं उसकी मतलब फाइनेंस कमीशन तो आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका क्या ज्यूरिसडिक्शन था? एक तो आर्टिकल जो, वैसे तो फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट करती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो क्रिएट होता है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि इसका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और उसकी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, और उसकी आमतौर पे उसकी रिकमेंडेशन को एज इट इज मान लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट बाइंडिंग है, मतलब बहुत ज्यादा हेरफेर गवर्नमेंट उसमें नहीं कर सकती है या नहीं करती है। तो उसका जो, वैसे तो जब फाइनेंस कमीशन कोई भी नया कॉन्स्टिट्यूट होता है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं कि ये फाइनेंस कमीशन ये करेगा। तो दो चीजें जो शुरू में परमानेंट रही वो थी, आर्टिकल 270 ये कहता था कि सॉरी, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स में स्टेट्स का शेयर कितना होगा, और आर्टिकल 272 ये कहता था कि यूनियन एक्साइज ड्यूटी में यानी इसमें स्टेट्स एंड सेंटर शेयर, सेंटर के शेयर कितना होगा और स्टेट्स का क्या होगा, स्टेट्स का शेयर कितना होगा। एक तो ये हर फाइनेंस कमीशन का काम है। इसके अलावा एक काम हर फाइनेंस कमीशन का ये रहा है कि डिवोल्यूशन के बाद, ये पैसा देने के बाद भी कुछ स्टेट्स के पास गैप रह जाए, तो उसके लिए एक और प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है ग्रांट इन एड। यानी वो ग्रांट इन एड किस, उसको स्टेट्स को कितनी दी जाए सेंटर के थ्रू, इसका प्रोविजन है। बल्कि यानी गैप जो रह जाए वहां पर, इसके लिए किसी इकोनॉमिस्ट ने बहुत सरकास्टिकली कहा था कि ये तो बिल्कुल एक तरह की फिस्कल डेंटिस्ट्री है। जैसे डेंटिस्ट जो है ना वो फिलिंग करता है दांतों में, तो ये फिस्कल डेंटिस्ट्री है। अगर इसको फालतू में एक चीज बढ़ाई हुई है, अगर आप ऐसे ही कर लें तो इसकी नौबत ना है। तो ये काम करने के लिए फाइनेंस कमीशन को क्या करेगा? फाइनेंस कमीशन सेंटर के अगले 5 साल के जो उसका पीरियड होगा उसमें वो एस्टिमेट करेगा कि सेंटर का रेवेन्यू कितना होना है, सेंटर का एक्सपेंडिचर कितना होगा, स्टेट का रेवेन्यू कितना होगा, तो उनको देखते हुए ये रिकमेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि शेयर तो आपने तय कर दिया, तो ये तो बेसिकली वर्टिकल शेयरिंग हो गई, यानी इतना हिस्सा सेंटर के पास और इतना हिस्सा स्टेट्स के पास। लेकिन जो स्टेट के लिए आपने हिस्सा बनाया उसमें से किस स्टेट को कितना मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सबको नंबर ऑफ स्टेट से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट्स का साइज अलग है, स्टेट्स की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, स्टेट्स का पॉपुलेशन अलग है, डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन के रेशो और स्टेट्स में अलग है, ये सारी डाइवर्सिटीज हैं। तो ये नहीं कर सकते आप कि बराबर बराबर बांट दें हर स्टेट्स को, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। वर्टिकल शेयरिंग तो रिलेटिवली आसान है कि आपने स्टेट्स को के जरूरतें को एस्टिमेट कर लिया, सेंटर की जरूरतों को एस्टिमेट्स कर लिया और आपने उसको कर दिया कि भाई इतना हिस्सा सेंटर का, इतना स्टेट का। लेकिन स्टेट्स में कैसे बटेगा, तो उसका क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया टू गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स स्टेट्स, ये फाइनेंस कमीशन का काम है, ये हर फाइनेंस कमीशन का काम रहा है। ठीक है, यानी वो, और इसके अलावा फिर जो भी प्रेसिडेंट के उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है कि वो सजेस्ट करे कि रेवेन्यू के स्टेट्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, या और कोई मेजर सजेस्ट करे टू इम्प्रूव और कंसोलिडेट द सिस्टम ऑफ फाइनेंस, और ये सारी चीजें, वो सारी चीजें, लेकिन मेजर काम यही था। और अगर आप शुरू से देखें तो हर फाइनेंस कमीशन के बाद स्टेट का शेयर बढ़ता ही गया,
और असल में शुरू में एक्साइज ड्यूटी तो कुछ ही आइटम पे लगती थी। अगर फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करें, उसकी तफसील नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से 8-10 चीज़ों पे या 12 चीज़ों पे लगती थी, फिर वो बढ़ी तो स्टेट्स का शेयर, उनमें से कुछ चीज़ों पे स्टेट्स का आया कि सिर्फ इतना डिविजिबल होगा, बाद में कि सारा डिविजिबल होगा। लेकिन चूंकि ये हिस्ट्री है तो मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा। 7th फाइनेंस कमीशन ने उसका स्टेट अवे 20 से बढ़ा के 20% फ्रॉम स्टेट एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू के सोर्स थी, तो उन्होंने 40% कर दिया। बहरहाल इस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा कि किस फाइनेंस कमीशन का क्या अवार्ड था और किस फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया। उसको एक चीज जरूर थी कि 1976 के बाद, 1976 की इंपॉर्टेंस यह है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पार्लियामेंट ने अप्रूव की थी, तो वहां पर यह था कि जहां कहीं भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया होगा तो वहां 71 की पॉपुलेशन को बेस बनाया जाएगा। उसकी वजह यह थी कि वो स्टेट फालतू में ज्यादा पैसे न ले जाएं कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, यानी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट नहीं कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, और वो कुछ नहीं कर रही हैं तो उनका शेयर ज्यादा बन जाएगा। तो वो 1971 पे पैक किया था। लेकिन अब इधर रिसेंट में आके 15th फाइनेंस कमीशन में कुछ इसमें क्राइटेरिया में चेंज थोड़ा सा पॉपुलेशन को लेके किया गया है। इसके ऊपर अगर भी हुआ तो 15th फाइनेंस कमीशन को बस सेपरेट बन सकता है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन की अभी सिर्फ इंटरिम बल्कि 1 साल की आई है। यानी 15th फाइनेंस कमीशन गाइड करेगा ये फेडरल ट्रांसफर, यानी सेंटर से स्टेट को ट्रांसफर 1 अप्रैल 2020 से लेके अगले 5 साल तक। तो उनको ये कहा गया था कि पहले आप 1 साल के दे दीजिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद 4 साल का अवार्ड बाद में। तो फाइनेंस कमीशन की पूरी अगर वो आ जाए तो, या पहले साल की रिकमेंडेशन तो चूंकि आ चुकी, तो उसके ऊपर सेपरेट बन सकता है कि पॉपुलेशन के साथ किया क्या उन्होंने। थोड़ा सा टिंकरिंग करी है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत सारी टिंकरिंग हुई है उसमें। तो फाइनेंस कमीशन का जो है वो काम ये था। अच्छा, अब इस बीच में डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए वो और बता दूं, ताकि इससे पहले कि वाइंड अप करूं मैं। वो डेवलपमेंट्स ये हुए कि एक तो जो मैंने बताया 73rd और 74th अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट का, तो उस लोकल गवर्नमेंट को कैसे टैकल किया जाए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये सेंटर का, ये स्टेट का। लोकल गवर्नमेंट के पास जो ट्रेडिशनल सोर्सेस थे फाइनेंसेस के, वो ऑक्ट्राय था पहले, स्टेट चुंगी जो लगती थी वो लोकल गवर्नमेंट की होती थी। फिर चुंगी अबॉलिश कर दी गई तो जाहिर है उसको कंपनसेट करेंगे, वो बड़ा सोर्स था। और उन टाउन्स का ज्यादा बड़ा सोर्स था जिसमें होके रास्ते थे, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता था। हालांकि ये भी उस जमाने में धांधली होती थी कि बिल्कुल गांव के बाहर से, कस्बे के बाहर से निकल रही है ट्रक, वहां भी उन्होंने चुंगी लगा ली, ये सब भी हुआ है। और उनके हाउस टैक्स उनका वो है, या मेला या एग्जीबिशंस जो लगती हैं उनका टैक्स, और ये सारे छोटे मोटे टैक्स थे। लेकिन उनकी लार्जर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो स्टेट से ट्रांसफर था, कुछ सेंटर भी उनको करती थी। तो इसमें चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन उतने नहीं हुए लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, तो अब फाइनेंस कमीशन ये भी काम करने लगा। शुरू में तो नेशनल फाइनेंस कमीशन ने यह काम किया कि वो लोकल बॉडीज को स्टेट कितना देगी, कितना ट्रांसफर करेगी, कुछ चीजें सेंटर डायरेक्ट देता है, तो ये चीजें फाइनेंस कमीशन तय करता था। और उसने ये रिकमेंड किया फाइनेंस कमीशन ने सब्सिक्वेंट कि स्टेट्स अपने फाइनेंस कमीशन बनाएं, ताकि वो ये तय करें कि स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज होंगे, कितनी रिसोर्सेज को डिवॉल्व करना पड़ेगा। तो एक इशू तो बीच में ये आया था, लेकिन वो भी पुरानी बात हो गई। स्टेट्स के फाइनेंस कमीशन तकरीबन हर स्टेट के बन ही गए हैं, कुछ ने पहले बनाए, कुछ में बाद में बनाए। अच्छा, फिर एक अमेंडमेंट और आया सिग्निफिकेंट, और वो अमेंडमेंट आया 2000 में। 2000 में अमेंडमेंट जो आया उसने क्या काम किया कि सेंटर के सारे टैक्सेस को शेयरेबल बना दिया। अच्छा, सेंटर स्टेट में एक तनातनी रहती थी। तनातनी काहे की रहती थी? सेंटर स्टेट्स के हमेशा ऑब्जेक्शन रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कारपोरेट टैक्स लगाया। कारपोरेट टैक्स बेसिकली क्या है? जो किसी भी कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, यानी रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उसके नेट प्रॉफिट के ऊपर इतना टैक्स। तो अब ये टैक्स जो है ये शेयरेबल नहीं है, यानी टैक्स कट के वो डिविडेंड बटेगा शेयर होल्डर्स में। तो शेयर होल्डर्स की इनकम तो कम हो गई ना, उस हिसाब से उस पर पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा तो उसका कलेक्शन कम होगा। तो स्टेट को ये शिकायत थी। फिर इनकम टैक्स के ऊपर आप सरचार्ज लगा लेते थे, सरचार्ज वो कहते थे शेयरेबल नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज रहे उसमें। तो
2000 में, अच्छा एक चीज और है, अगर आप इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट से कनेक्ट करके देखें तो जब जब स्टेट्स को ज्यादा शेयर्स मिले हैं और ज्यादा उनके फेवर में हुआ है, वो था जब स्टेट्स गवर्नमेंट्स की, स्टेट पार्टी की, रीजनल पार्टीज की पावर बढ़ी है। रीजनल गवर्नमेंट्स की पावर्स बढ़ी तो स्टेट्स को चीजें मिलती रही। अब वो बहुत लंबा हो जाएगा, पॉलिटिक्स से ज्यादा वो भी आपको शायद जरूरत नहीं भी होगी इतनी, हमें तो लेटेस्ट पर आना है। ये बैकग्राउंड बता दें कि फाइनेंस कमीशन की। अच्छा, अगला मेजर डेवलपमेंट जो हुआ वो 2000 में, जैसे मैंने बताया आपको कि जहां पर सारे टैक्सेस जो हैं शेयरेबल बना दिए गए, तो अब ये इशू खत्म हो गया। अच्छा, अब फाइनेंस कमीशन ये भी चाहता था कि टैक्स सिस्टम को, खासतौर से जो स्टेट्स की रिसोर्सेज हैं, जो स्टेट्स हमेशा ये रोना रोते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो एक इंप्रेशन ये भी था कि स्टेट्स बहुत एफिशिएंटली उसको एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं टैक्स को, ठीक है, और सेल्स टैक्स की लीकेज बहुत है। उसके लिए फाइनेंस कमीशंस ने भी किया कि वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर स्विच ओवर किया जाए। स्टेट जो हैं अपने टैक्स को वैल्यू एडेड के एतबार से लगाएं। वो हम जीएसटी में आपको बता चुके हैं कि जहां पर आपने कितना खरीदा, इनपुट्स आउटपुट में से, और कॉस्ट ऑफ आउटपुट में से कॉस्ट ऑफ इनपुट्स निकालेंगे, वो वैल्यू एडेड होगा और आपको उतना टैक्स लगना है, यानी टैक्स पूरा करेंगे लेकिन पिछला टैक्स लगा हुआ आपको वापस मिल जाएगा। तो इससे ये चीजें होंगी कि रिकॉर्ड पे सारी चीजें रहेंगी, लीकेज के चांसेस कम होंगे। और सेंटर ने यह श्योर किया था उस वक्त 2005 में इसको इंप्लीमेंट किया था कि स्टेट्स अगर इसको ज्वाइन करेंगे, भाई सेंटर फोर्स तो कर नहीं सकता, भाई स्टेट का आइटम है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है, यानी इनकम जो एग्रीकल्चर से आती है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाहे तो लगा ले, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं लगाती। तो सेंटर ये तो नहीं कर सकता था कि स्टेट नेसेसरली कुछ करे उसमें, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो जाए, और स्टेट पावरफुल थी। तो ये हुआ कि इंसेंटिव्स दिए कि अगर तुम्हारा रेवेन्यू लॉस होता है तो सेंटर कंपनसेट करेगा। अच्छा, और उसके अगला जिसको रिवोल्यूशनरी कहा गया, रात में पार्लियामेंट का सेशन 1 जुलाई, यानी 31 जून और 1 जुलाई की रात में पार्लियामेंट का सेशन कहा गया कि दूसरी आजादी एक तरह से है कि हमने जीएसटी के ऊपर जीएसटी लेके आए हैं, यानी वन नेशन वन टैक्स। हालांकि वन नेशन वन टैक्स वो नहीं रहा, भाई आपने 3 आइटम को तो उसमें से वैसे ही अलग कर दिया। दूसरी बात यह है आपने रेट इतने ज्यादा उसमें कर दिया कि वो कॉम्प्लिकेटेड बन गया। उसके ऊपर तो जीएसटी के ऊपर तो दूसरा एक और बनाना है। तो अब फाइनेंस कमीशन का काम जाहिर है कि थोड़ा सा और हो गया। अब उसे सेंटर के फाइनेंस ज्यादा देखने, स्टेट के पास तो कोई सोर्स है ही नहीं। एक जरूर नुकसान स्टेट्स का हुआ कि टैक्सेस जो हैं वो खाली इसके लिए नहीं होते कि स्टेट के पास या सेंटर के पास रेवेन्यू आ जाएगा, बल्कि वो इकोनॉमी को रेगुलेट भी करते हैं। तो स्टेट के पास वो पावर तो नेवरदिलेस निकल ही गई, और ये पावर्स निकलने के लिए मजबूरी इसलिए भी थी कि फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया। एक ही पार्टी सेंटर में बहुत मजबूती से है, उसे किसी रीजनल पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं है, और उसी पार्टी की गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में हो गई, बीजेपी की, तो इसलिए भी हो गया। तो अब वो इन व्यू ऑफ दिस, तो फाइनेंस कमीशन ने भी अपने, जैसे फॉर एग्जांपल जो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट्स का शेयर बनाया, वो 14th फाइनेंस कमीशन के मुकाबले में 1% कम कर दिया। 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% स्टेट्स का शेयर रखा था, 15th फाइनेंस कमीशन ने 41 कर दिया। तो 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू अच्छा खासा होता है। तो ये सिर्फ इस वजह से कि स्टेट प्रोटेस्ट करने की पोजीशन बहुत ज्यादा है नहीं, और दूसरी चीज ये कि स्टेट्स जो हैं वो उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है जो उनका कमिटेड सेंटर का वो था। तो उन्होंने कह दिया कि एक्ट ऑफ गॉड है और आप लीजिए। तो बहरहाल फाइनेंस कमीशन इस काम के लिए, फाइनेंस कमीशन का ये काम होता है बेसिकली। दूसरा फेडरल ट्रांसफर का एक सोर्स प्लानिंग कमीशन भी हुआ करता था, अच्छा खासा प्लानिंग कमीशन उसको वो करता था, रिसोर्सेज अच्छी खासी, बल्कि ये कहा जाता था एक जमाने में तो हर स्टेट जो है वो फाइनेंस प्लानिंग कमीशन को खुद रखना चाहती है। हालांकि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी उसमें हर चीफ मिनिस्टर उसका मेंबर होता था, और जो प्लानिंग कमीशन होता था वो एक तरह से मिनी कैबिनेट कहलाती थी, क्योंकि स्टेट को पैसा बांटती थी वो, तो यानी स्टेट्स में कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आएंगी, कौन सा सेंटर का प्रोजेक्ट लगेगा, और स्टेट प्लान को कितनी सपोर्ट दी जाएगी, ये सारा प्लानिंग कमीशन से होता था। अच्छा, एक काम और है जो वो बताना जरूरी है फाइनेंस कमीशन के सिलसिले में, और वो ये है कि जो ग्रांट प्लानिंग कमीशन से आती थी, वो स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाती थी, मतलब स्टेट जब प्लानिंग कमीशन के तहत एक तो स्टेट प्लान को आप
सपोर्ट करने के दे रहे हैं, कुछ उसको यानी फाइनेंस आ रहा है, कुछ ग्रांट्स दे रहे हैं और कुछ मतलब एक तरह का उधार है। जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो दो शक्ल में है। जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसमें मेजर स्टेट सारी आती हैं, उनका तो 70% जो है वो लोन है और 30% ग्रांट है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसमें सारी हिल स्टेट्स थी, ये हिमाचल से लेके उधर सिक्किम और उधर ही सारी नॉर्थ ईस्ट की वो सारी स्टेट्स थी, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थी, उनके पास 90% ग्रांट है और कुल 10%। और इसका फायदा जैसे अब उत्तराखंड निकला, वो हिल स्टेट्स थी, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बन गया। दूसरी स्टेट को भले ही पॉलिटिकल प्रॉमिसेस किए गए कि इलेक्शन से पहले किस गवर्नमेंट को स्टेटस मिल जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, जैसे आंध्रा चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था। अब उनका कहना यह है कि हमें यह वादा किया गया था कि हम इसको वो बना देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब इतना आसान भी नहीं है। तो इसमें इशू क्या है? ठीक है, सेंटर से पैसा आ रहा है, इशू यह है कि फाइनेंस कमीशन हर बार यह कहता था, और खास तौर से 12th फाइनेंस कमीशन ने तो बहुत कैटेगोरिकली इसको कहा कि ये तो एक परमानेंट सोर्स है स्टेट की उधारी की। और तकरीबन हर फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह भी होता था कि वो तरीके सजेस्ट करे कि जिससे स्टेट्स की इंडेटेडनेस कम हो जाए, यानी उधार जो उन पे चढ़ा हुआ है वो कम हो जाए। तो वो कहते थे एक तरफ तो हम उनको तरीके सजेस्ट करें और उसको आप उनका जो गैप है वो भी आप फिल करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ से सेंटर जो है धड़ाधड़ पैसा जो है वो ऑटोमेटिक कम से कम फ्लो कर रहा है वहां पर और उनकी उधारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारे इश्यूज थे। लेकिन बहरहाल अब यह है कि अब फाइनेंस कमीशन को स्पेसिफिक अगर डिस्कस करना है तो मैं सिर्फ 15th फाइनेंस कमीशन करूंगा किसी वक्त आपसे, कोई इसके ऊपर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जीएसटी के ऊपर जो रिमेनिंग इश्यूज हैं वो, और ये लेक्चर सिर्फ इसलिए बनाया है कि इंडिया के सिस्टम को समझ जाए। बहुत सारी चीजें इसमें भी रह गई हैं, बहुत सारी चीजों को मैं पासिंग रेफरेंस देके आगे बढ़ गया, लेकिन बहरहाल समझने के लिए, बैकग्राउंड जानने के लिए और इश्यूज को जानने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।